नमस्ते जी, नमस्ते। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके बारे में। और अभी जो है अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने इसको समझ लिया ना तो एफएम जो है वो आगे मुश्किल से 10 दिन लगेंगे। एफएम का जितना भी पार्ट है उसको मुश्किल से 10 से 12 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ये अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली गई तो, क्योंकि पूरे एफएम के अंदर दो हिस्सों में एफएम चलेगी। एक जो है वो कैश फ्लो को कैलकुलेट करना, मतलब उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, और एक थ्योरी। जो भी फॉर्मूले बने हैं वो सारे फॉर्मूलों के पीछे बेस जो है वो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह जो है वो ये है। कल वाली क्लास देख चुके हैं भाई? अभी एक क्वेश्चन जो है वो लिखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और कैलकुलेट कीजिए भाई। क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है। 10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हम जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर उनका भुगतान जो है वापस करने वाले हैं। और आपको पता करना है कि वो अमाउंट इंस्टॉलमेंट का कितना आएगा। अगर आप भुगतान जो है वो हर साल के अंत में करते हैं तो, और केस दूसरा है कि अगर आप हर साल की शुरुआत में करें तो। ट्राई कीजिए भाई। बताइए भाई क्या आंसर होगा। और भाई जिसके पास डेस्कटॉप हो वो डेस्कटॉप से ही देखें। नहीं तो एक्चुअली क्या है कि इसके ऐप के अंदर वो जब आप कमेंट करोगे तो वो कमेंट वाली वो जगह जो वो हट जाती है, उस वजह से स्क्रीन छोटी हो जाती है, फिर जो वो दिखना बंद हो जाता है। अगर डेस्कटॉप हो तो डेस्कटॉप ही इस्तेमाल करें। कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है उसका इस्तेमाल करें, ताकि
बताइए भाई क्या आ रहा है आंसर। पहले का आंसर, एक का आंसर दीजिए भाई। भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? कैलकुलेटर नहीं है, 2 दिन कैलकुलेटर लेके बैठो। देखो क्या लिखा है कि लोन कितने का लिया आपने, 1 लाख रुपए का। तो लोन जो लिया वो कब लिया है? आज लिया है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 1 लाख है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है? 3 है। अगर एट द एंड ऑफ ईयर है, मतलब कि कब कब दी जाएगी? पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के अंत में। पहले साल के अंत में जो भी अमाउंट दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए आप क्या करोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है? 10% दे रखी है। तो आप क्या करोगे? डिवाइड में 1.10 के पावर 1। यहाँ क्या करोगे? डिवाइड में 1.10 के पावर 2। यहाँ क्या करोगे? 1.10 के पावर 3। अब जो है अमाउंट कितना हो ये हमें पता नहीं है, तो हम उसे कुछ भी मान सकते हैं। एक्स मान सकते हैं, ए मान सकते हैं या बी मान सकते हैं, जो भी चाहे। हम नॉर्मली एन्युटी के केस में ए मानते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई ये तीनों जो है, इन तीनों का मिला के टोटल हमें प्रिंसिपल कितना देना है? 1 लाख। एक्स्ट्रा अमाउंट तो एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख जो है वो पेमेंट करना है। बाकी का जो है वो किसका देना है? ब्याज का देना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहेंगे कि भाई 1 लाख इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस ए डिवाइड बाय 1.1 के पावर 2 प्लस ए डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3। 1/1.1, ए कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा 1/1.1, 1/1 के पावर 2 और 1/1 के पावर 3। इनको क्या कहा जाता है? ये जो चीज़ है इनको कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इनको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्वेश्चन अगर पूछना होगा आगे वाले को तो वो क्या कर सकता है, ये इसकी जो है वो वैल्यू दे सकता है कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो है वो उसकी वैल्यू ये है। आगे करेंगे तो हम क्या कहेंगे? 1 लाख इज इक्वल टू 1/1.1, 1 2 3, यह आ जाएगा ए इंटू 2.48685। ये इसके भाग में आ जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.48685। ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 40211। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन के चांसेस तो बहुत कम होंगे, लेकिन ये है कि
टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो समझे बिना आप आगे जो है बाकी की चीजें सही से कर नहीं पाओगे। क्योंकि देखो दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें हर चैप्टर के अंदर जब ये आए इस तरीके से कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जैसे एनपीवी समझाना है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करें, ये जो है ये इस तरीके कैलकुलेशन करके बताएं, फिर आईआरआर बताएं, फिर वापस वो उसी तरीके से जो है वो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेट करना आईआरआर के अंदर सिखाएं। वैसा वैसा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फॉर्मूले के वक्त जो परपेचुटी सीखाएं। यह एक तरीका ये है कि अपन जो है एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी अल्टीमेटली ये पूरा का पूरी चीज़ है जो एक साथ समझ लें ताकि इसकी जो चिंता खत्म हो जाए। फिर जो है वो सिर्फ इतना ही कहना होता है पर एनपीवी के अंदर कि भाई सारे जो कैश इनफ्लो उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो और सारे कैश आउटफ्लो उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो। अगर पॉजिटिव आ रहा है, नेट पॉजिटिव आ रहा है तो आपको एनपीवी पॉजिटिव है, आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो नहीं करना। आईआरआर वो रेट है जिससे आपको क्या हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाए। तो वहां पर जो वो अपनी जो है वो सारी जो है वो चीजें फिर अपने को उसमें बाकी में टाइम नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? आज का लगेगा, अब आज जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट हो जाएगा। आज जो है वो क्वेश्चन भी दे देंगे इनको, और कल से जो अपन कैपिटल बजटिंग शुरू करेंगे। अगर आपने कर लिया है तो उस केस के अंदर आप चाहे तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर देख रखा है तो इसकी बजाय कुछ और एक्स्ट्रा करोगे तो आपको वहाँ ज़्यादा फायदा होगा। समझ पा रहे हो बात भाई? इसका रीजन ये है क्योंकि ये हर चैप्टर में टांग अड़ाएगा, इस वजह से इस पूरे को जो है वो एक एक्स्ट्रा लेके हम जो है वो पूरा का पूरा एक साइड में कर रहे हैं। क्योंकि आगे जो भी चैप्टर आएंगे ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, आईआरआर हो गया, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन चाहे थ्योरेटिकल आए लेकिन प्रैक्टिकल दिखाना जरूरी होता है, तभी आपको पता चलेगा। या तो मैं आप जो है पूरे स्टेप आप याद करो, या फिर आप एक दो बार क्वेश्चन ट्राई कर लोगे तो ये आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा कि भाई ये इस तरीके से होता है, तो फिर आपकी थ्योरी जो वो आसान हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात भाई? समझ आ रही है क्या ये? क्लियर है? अब अगर आप इसको चेक करना चाहें कि भाई 40,211 रुपए की अगर किस्तें देंगे तो क्या हमारा जो है वो, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी अल्टीमेटली एक ऐसा चैप्टर है जो आपके जैसे बहुत सारे ये ऐसे जो वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मानते हैं, जैसे लीज जो है वो कहता है, या हायर परचेज जो अपन पढ़ते हैं उसके अंदर वो कहते हैं कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मानते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं इसका मतलब ये है कि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा मानेगा। एफएम जो है दो अप्रोच चलती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पूरी अकाउंटिंग के अंदर बहुत कम जगह जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो माना जाता है। इस वजह से पूरे अकाउंट पढ़ते वक्त हमें कोई जरूरी नहीं होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझे। सिर्फ हायर परचेज वाले चैप्टर के अंदर ये इस तरीके की दिक्कत आती है और वो हम समझते हैं। लेकिन एफएम जो है वो पहली ही बात कहता है कि हम जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे विश्वास करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नहीं। बुक में कितने का मुनाफा हुआ उससे हमें कोई भी तरीके का फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क इससे पड़ता है कि हमारे पास जो संपत्तियां हैं उसके अंदर कितने की बढ़ोतरी हुई। साल के शुरुआत के अंदर मान लीजिए हमारे पास 50,000 रुपये और 1 किलो सोना है, साल के अंत में अगर 50,000 रुपये और 1 किलो सोना है तो मतलब हमारी वेल्थ के अंदर कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ, चाहे बुक के अंदर कितना ही प्रॉफिट दिखाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली हमारी जो संपत्तियां हैं उसके अंदर जब इंक्रीज होगा, यहाँ संपत्तियों से मतलब है कि जो हमारी मार्केट के अंदर हमारी जो वैल्यू है, शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज हो रही है उससे है। तो वहां पर हम जो है वो इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं कि भाई 1,000 रुपये हमारे पास शुरू में थे, 1,000 रुपये शुरू में थे, और नॉर्मल है कि 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो ये 1,000 रुपये 1,100 रुपये तो हो ही जाने चाहिए थे। समझ आ रही बात? तो इसमें हमने कुछ, अगर 1,000 से 1,100 रुपये हुए तो कोई हमारी वेल्थ बढ़ी नहीं है, हमने वेल्थ को मेंटेन किया है। समझ पा रहे हो बात? पहले 1,000 रुपये थे, 10% नॉर्मल ब्याज मिल रहा है मार्केट के अंदर, तो सबके ही पैसे बढ़े हैं। समझ आ रही बात भाई? जैसे मैंने हायर परचेज जब पढ़ाया था उस वक्त जो है वो एक बार बात कही थी कि भाई जैसे मेरे जो दादू साहब उनके चाचा के जो लड़के हैं
उनके पास जो है वो 1990 के अंदर जो वो 3 या 4 लाख रुपए थे, रोकड़ रुपए थे। वो उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छे खासे पैसे थे। मतलब कि यूं समझ लीजिए कि वो अगर खेत खरीदते तो कम से कम जो 50 बीघा का अच्छा खासा खेत है जो वो उस वक्त उस पैसों से खरीद सकते थे, जो कि आज कम से कम जो वो 4-5 करोड़ रुपए वैल्यू रखता। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पैसे को अपने पास रखा, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, किसी को पे ज्यादा भरोसा जो उन्होंने नहीं किया, अपने पास रखा। और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो पैसा जो है वो उतना ही रहा, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हुआ। वो जो 4-5 लाख रुपए, या मैं जिस फ्लैट से मैं क्लास ले रहा हूँ, जैसे ये फ्लैट से, इसके जस्ट सामने की साइड के अंदर जो वो ये जो वाला जो फ्लैट है वो 1990 के जो है उस टाइम में लिया गया है, या 1995 शायद, जोधपुर की पहली बिल्डिंग थी जिसके अंदर जो ये फ्लैट वगैरह बने। ये फ्लैट लिया गया था 10 लाख रुपए के अंदर, और सामने की साइड के अंदर 10 लाख रुपए के अंदर प्लॉट मिल रहा था। तो ये मेरे किसी फ्रेंड का है, तो उनके जो चाचा जी जिन्होंने ये लिया, उन्होंने कहा कि यार खाली जमीन से तो क्या ही करेंगे, फ्लैट ले लेते हैं। ये फ्लैट आज के टाइम में 30 लाख में नहीं बिक रहा है, और सामने वाली जो जमीन है वो 2.5 करोड़ रुपए में उसके भाव जो बोले गए, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा है। समझ पा रहे बात? तो समय के साथ जो वैल्यू है वो तो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो इसमें कुछ चीजें जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है ना, वो तो आपको हटा के देखना पड़ेगा भाई। कुछ वैल्यू तो उसमें इंक्रीज होनी चाहिए, समय के साथ होनी ही चाहिए। अगर जे आप 1,000 रुपए आपके पास है तो वो 1,100 रुपए तो होने ही चाहिए, क्योंकि इतनी तो महंगाई बढ़ रही है, इतनी तो चीजों के जो भाव बढ़ रहे हैं, इतने तो पैसों की वैल्यू जो वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, मतलब कि उनकी वैल्यू में फर्क आ रहा है। अगर आप इससे एक्स्ट्रा कुछ कमाओगे, समझ पा रहे हो बात, तो आपका फायदा होगा भाई। 1,100 रुपए तो 10% के हिसाब से आपके 1,000 रुपए तो 1 साल बाद 1,100 रुपए तो होने चाहिए। तो एफएम कहता है कि भाई अगर 1,000 से 10% मार्केट में रेट है और 1,100 रुपए हुए हैं, तो उसमें आपने कोई मुनाफा नहीं कमाया है। समझ पा रहे बात? क्योंकि ये 1,100 रुपए की तो प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 1,000 रुपए है, 1 साल बाद के 1,100 रुपए और आज के 1,000 रुपए जो वो बराबर है 10%, अगर हमारी रेट है तो। समझ आ रही बात? तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि भाई पहले इसका इम्पैक्ट जो है वो हटाएं, कि भाई इंटरेस्ट का बचा के उस भाई इंटरेस्ट का साइड में करने के बाद हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं। क्लियर है? तो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो हमें सबसे पहले यही देखना पड़ेगा। जैसे एक समझिएगा, एक जो है वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया है, उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, आप खुद देखते होंगे, आपके आसपास देखते होंगे, कई बार जो ऐसा होता है कि कुछ जो वो जैसे जॉब उनकी हो सकता है कि छोटी हो और सैलरी कम बनती हो, लेकिन ओवरऑल उनका जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो कई बार जिनकी जॉब बड़ी हो, जिनके पैसे ज़्यादा हो, उनसे भी वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा पैसे वाले हो सकता है कि भाई उनकी जो संपत्ति में उतना जो है वो इंक्रीज नहीं है जितना कि कम संपत्ति जो कम सैलरी वाला है वो कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेटली फाइनेंस का मैनेजमेंट है। समझ पा रहे बात कि भाई ये पैसों का किस तरीके से आप जो है वो इस्तेमाल करते हो। तो यही पैसा कोई गाड़ी लाता है, कोई जमीन खरीदता है, कोई गोल्ड में रखता है, कोई बैंक में रखता है, कोई शेयर्स में लगाता है। समझ आ रही बात? क्या सबके रिटर्न एक जैसे होंगे क्या? अगर सबके रिटर्न एक जैसे ही होते तो फिर अपन एफएम कभी भी नहीं पढ़ते। तो अपन सबसे पहली जो चीज देखते हैं ना, वो देखते हैं कि भाई ब्याज हटा के एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है। ब्याज तो कमाना ही है, ब्याज तो कमाना ही है भाई। जैसे ये हम यहाँ एफएम के अंदर मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जो भी पैसा लेके आए हैं वो उधार लेके आए हैं। हम बाहर से पैसा लेके आए हैं, हम आगे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जहां से पैसा लेके आए वो ब्याज मांगेगा। तो यहाँ से जो कमाएंगे उसमें से ब्याज का देने के बाद एक्स्ट्रा कितना बचेगा। समझ पा रहे हो बात? जैसे कि कोई एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेके आया, उसने कहा कि भाई 5 लाख रुपए जो वो आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। हमने कहा ठीक है, और हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं है। हम जो है वो मार्केट के अंदर गए और हमने कहा कि 5 लाख रुपए उधार लेके आने हैं। तो उन्होंने जो 5 लाख वाले ने हमें कहा कि भाई रेट जो है वो हमारी कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 10% है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये जो पैसा है, आप ये पैसा जो आपको 3 साल में
रिफंड करना है। क्लियर, उन्होंने कहा कि भाई 3 साल में रिफंड करना, और वो भी कैसे? हर साल के अंत में फिक्स, या फिर जैसे आप कह सकते हो इक्वल अमाउंट देकर, कि भाई पहले साल के अंत पे एक ईएमआई दे दीजिएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या कर दीजिएगा, पहले साल के अंत पे जो है वो पहले ईएमआई दे दीजिएगा, दूसरे साल के अंत में दूसरी ईएमआई दे दीजिएगा, और तीसरे साल के अंत में तीसरी ईएमआई दे दीजिए। अब हमें पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि अब ईएमआई आएगी कितने की, तो वो कैलकुलेशन जो वो हमें पहली चीज है वो ये देखनी। तो देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो भी क्वेश्चन है इंटरेस्ट वगैरह के, तो जब तक आपकी इसके ऊपर हाथ नहीं बैठ जाए तब तक क्वेश्चन को सिंपल सा समझिएगा कि भाई ये 0 ईयर, इस वक्त जो क्या हो रहे हैं 5 लाख। क्लियर है, पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, और तीसरे साल के अंत में कितना अमाउंट देना है हमें नहीं पता, एक इक्वल अमाउंट वो कह रहा है देना है, तो ए और ए। पहले साल के अंत में जो पैसा दोगे ना, उस पैसे में क्या आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल दोगे क्या? नहीं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोगे। समझ पा रहे बात भाई? मूलधन जो आपने 5 लाख उधार लिया वो पैसा देना है, और उसके अलावा जो ब्याज बनता है वो देना है। दूसरे साल के अंत में जो आप किस्त दोगे, उस किस्त के अंदर भी क्या करोगे, एक तो मूलधन दोगे और उसके अलावा क्या दोगे, ब्याज दोगे। जब तीसरी किस्त का भुगतान करोगे तब भी आप क्या करोगे, एक तो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट दोगे और उसके अलावा क्या दोगे, ब्याज दोगे। मूलधन आप कितना दोगे, जितना लिया उतना, एक्स्ट्रा जो है वो क्या करोगे, ब्याज के रूप में दोगे। तो अगर इन तीनों किस्तों में से जो है वो ब्याज का हटा के मूलधन मूलधन ले आए, प्रिंसिपल अमाउंट जो वो ले आए, तो वो कितना भुगतान करना है, 5 लाख भुगतान करना है। क्लियर है, वो कितना करना है, 5 लाख करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले साल के अंत पे है, पहले साल के अंत में है, तो हमारा जो है फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻t। क्लियर है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है पता नहीं, ए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 10% रेट है तो ये 1.10, और पहले साल के अंत में तो टाइम कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, तो हम कैसे करेंगे इसकी, a/1.10 की पावर 1, a/1.10 की पावर 2, a/1.10 की पावर 3। क्लियर है, अब इसके बाद में समझिएगा, 5 लाख का टोटल भुगतान करना है प्रिंसिपल का। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल का टोटल कितना आना चाहिए इन तीनों का, 5 लाख। ए को क्या कर दो, कॉमन ले लो, 1/1.1 प्लस 1/1.1 की पावर 2 प्लस 1/1 की पावर 3। इन सब का जो है वो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आता है आपका 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 इंटू ए बराबर 5 लाख। 2.48 ये आ गया आपका ए इंटू 2.486851 इज इक्वल टू 5 लाख। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.486851। 48685, 2,01,057 रुपए के आपको है वो
किस्त का भुगतान करना होगा। यहीं तक नहीं, अब इसको पूरा और तोड़िए मरोड़िए। आप चेक कीजिए कि क्या 2,01,051 रुपए की किस्त का भुगतान करते हैं 3 साल के अंदर, तो क्या आपका टोटल अमाउंट जो वो रीपेमेंट हो जाता है या नहीं हो जाता। तो चेक करो भाई, चेक कैसे करेंगे। देखो भाई, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, क्लोजिंग। देखो भाई, लोन कितने का लिया, 5 लाख का, ठीक है। आप किस्तें कितने की दोगे, 2,01,051 रुपए की, या 50 की कर दो ना राउंड ऑफ। यहाँ 10-20 रुपए का ऐसा जो है वो फर्क आ जाता है राउंडिंग की वजह से। क्लियर। 2,01,057 बिल्कुल सही है। 5 लाख का आपने लोन लिया, 10% जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5 लाख पे 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितने का होगा, 50,000 का। आप किस्त तो दे रहे हो 2,01,050 रुपए की या 51 रुपए की, जिसमें से 50,000 तो आप ब्याज के दे रहे हो, मतलब आप बाकी के जो है वो प्रिंसिपल के लिए कितने दे रहे हो, -50,000। 1,51,050। और ये वैसे इसके हिसाब से ही नहीं, इसको आपको बेसिक लाइफ के अंदर भी जो है वो आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। बैंक वाले आजकल ऐसा ऐसा बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं कि फ्लैट रेट जो है वो फ्लैट 8% पे आपको जो वो लोन दे रहे हैं। आप कहोगे हाँ यार 8% पे तो बहुत अच्छा लोन है, ले लेना चाहिए। 8% पे अगर कोई लोन दे रहा है, 8% पे होम लोन मिलते हैं, वो कह रहे हैं कि कार और उसके भी कार का भी बेसिक लोन नहीं, कार का टॉपअप लोन वो हम 8% के फ्लैट रेट पे दे रहे हैं आपको। आपको लगेगा वाह यार 8% पे तो जो होम लोन और सिर्फ कार के जो बेसिक लोन है वो मिलता है, उसके अलावा अगर टॉपअप लोन पर्सनल लोन तो 14-15% रेट चलते हैं, ये 8% पे दे रहा है, तब तो ले लेना चाहिए। ले लेते हो, फिर पता चलता है कि उसने एक वर्ड यूज किया फ्लैट रेट। वो फ्लैट रेट का मतलब ही जो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, और वो एक्चुअल में आप इफेक्टिवली कैलकुलेट करो करते हो तो वो 17-18%, 19% तक जाता है। समझ पा रहे हो बात। तो क्लियर है, कितना हो गया ये, 348, 915, 348, 950, ये जो है वो 348, 950। इस पे जो ब्याज कितने का आ जाएगा, 348, 95, 34,895, 2,01,050 -34,895, 1,66,155 रुपये आपके प्रिंसिपल के जाएंगे, माइनस 2,01,050, सॉरी 348,950 में से 1,66,155 चले गए, 182,795। 18,280 अप्रोक्सीमेटली। तो ये कितना हो गया, ये 2,01,000 जो वो 75 रुपये हो रहे हैं अल्टीमेटली। वो जो है वो राउंडिंग की वजह से एरर आता है 795, क्योंकि पॉइंटों के आगे वाली वैल्यू जो हम कंसिडर नहीं करते, और इस वजह से। और ये देखो आपका लोन जो है यहाँ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। समझ पा रहे हो बात भाई, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन जो है वो देंगे, उसके बाद जो आपको इसको खुद से सॉल्व करना है, फिर जो है वो हम इसे आगे बढ़ेंगे।
भाई इसको ट्राई कीजिए। दो लाख एक हजार 62 रुपये और 187, 182, 782। 2 लाख 1 हजार। और भाई बाकी बताओ। कोई नहीं। देखो, आंसर गलत करना अपने आप में एक तरीके से सीखने का सबसे अच्छा तरीका। रीजन क्या है? हमारा माइंड जो है वो जब कोई चीज गलत करते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। अब अगर अपना आंसर दिया है, चाहे तुक्का भी दिया है, लेकिन फिर अगर आपका आंसर गलत भी निकलेगा ना तो आपका उस पर ध्यान ज्यादा जाएगा। एक कहावत है कि सीधी सड़क पे कभी ध्यान नहीं आता जब तक उस पे स्पीड ब्रेक करना आ जाए। जब स्पीड ब्रेकर आता है मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आंसर है, अगर ये निकल गया तो उतना ध्यान नहीं जाएगा जितना अगर इस एक्सपेक्टेशन से अलग आंसर जाएगा तो आपको समझ आएगा कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ मेरी गलती हुई है। तो इस वजह से आंसर दो और बिंदास दो। भाई बाकी का आंसर बोलो। 1,24,300। 1,24,300। और बिगनिंग में है 1,36। एक जीरो ज्यादा कैसे लगा रहे हो भाई प्रियांशु? 1,36, 1,36,750। ये ज्यादा लग गया है एक जीरो या? देखो, सबसे पहले
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है कोई नहीं, वापस कर लेंगे। भाई देखो, सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण बात, जो सबसे समझदारी वाली बात है, वो है कॉमन सेंस। समझिएगा, क्या क्वेश्चन क्या है। देखो, मैथ्स हो गया या एफएम हो गया, ये एक जैसे ही है। इनके अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये मैथ्स का ही पार्ट है। इनका जो क्वेश्चन होता है ना, उसी के अंदर जो आंसर जो है वो कुछ हद तक आपको वहीं से समझ आ जाता है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वी रिक्वायर 5 लाख रुपीज। तीसरे साल के अंत में जो हमें क्या चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। हाउ मेनी अमाउंट वी शुड इन्वेस्ट एवरी ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। कि भाई हम हर साल जो वो कितना, बिगनिंग जो है वो उसमें आपने बताया 2,01,000, 060, हाँ वो लगभग उसके जैसा ही 162 126। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा, तीसरे साल के अंत में आपको 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, आप पहले में क्या कह रहे हो कि मैं हर साल के अंत में कुछ जमा करवाऊंगा। पहले साल के अंत में कुछ जमा करवाऊंगा, दूसरे साल के अंत में कुछ जमा करवाऊंगा, तीसरे साल के अंत में कुछ जमा करवाऊंगा, ताकि मेरे क्या हो जाए, तीसरे साल के अंत में जो टोटल पैसा कितना बन जाए, 5 लाख रुपए जो बन जाए। क्लियर है। एंड वाले में 182,815। क्लियर है। बैंक में पैसा दोगे तो ये तो सीधी सी बात है, बैंक वाला ब्याज देगा, काटेगा तो नहीं। समझ आ रही बात भाई। तीनों साल के अंदर आप कह रहे हो कि मैं 2-2 लाख दूंगा। अगर 2-2 लाख दोगे, 3 साल जो आप बैंक के अंदर 2 लाख, 2 लाख या 182 180 के आसपास, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 साल आप बैंक वालों को तीनों सालों मिला के 6 लाख रुपए दोगे। और 3 साल के अंत में बैंक से जाके पूछोगे बैंक मेरा पैसा कितना हो गया, बैंक वाला कहेगा 5 लाख। समझ समझ पा रहे हो बात। यहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। हम यहाँ पर 3 साल कुछ पैसा जमा करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम 3 साल 2-2 पैसा जमा करवाएंगे, और ताकि हमारा तीसरे साल के अंत में 5 लाख बन जाए। मतलब आप 6 लाख रुपए जमा करवा के तीसरे साल के अंत में 5 लाख लेके आओगे। घर वाले कूटते कूटते वापस जो है वो आपको बैंक भेजेंगे। समझ पा रहे हो बात। क्लियर है। तो थोड़ा सा समझिएगा। देखो, तो पहली बात तो ये है कि टोटल तीनों का जो 5 लाख से तो कम आना चाहिए। ये तो तय है भाई, कुछ तो ब्याज मिलेगा, भले 1 रुपया मिले, 2 रुपया मिले, 10 रुपये मिले, जो भी मिले। क्लियर है। कितना मिलेगा ये पता नहीं। ए ए ए, तीनों साल इक्वल अमाउंट जमा करवाना है। पहले साल के अंत में जो भी पैसा जमा करवाओगे, उसमें क्या होगा, 2 साल का ब्याज मिलेगा। सीधी सी बात है। पहले साल के अंत में जमा करवाओगे, दूसरे साल पूरे साल बैंक में रहा, तीसरे साल पूरे साल बैंक में रहा, तो उस पर ब्याज कितने का मिलेगा, इंटू 10% रेट है, 1.10 पावर 2। एक बार गुणा करोगे तो 1 साल आगे चला जाता है। ठीक है। तो 2 साल जो है वो आगे बढ़ाना, दूसरे साल के अंत में जो पैसा जमा कराओगे उसमें दूसरे साल का तो ब्याज मिलेगा नहीं, लेकिन सिर्फ तीसरे साल का पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटू 1.10 के पावर 1। तीसरे साल के अंत में जमा करोगे और तीसरे साल के अंत में 5 लाख चाहिए, तो तीसरे साल के अंत वाले में तो कुछ ब्याज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो उसको क्या करना है, 1 गुणा 1। क्लियर है। समझिएगा। तो ए इंटू 1.10 के पावर 2 प्लस ए इंटू 1.10 के पावर 1 प्लस ए इंटू 1 इज इक्वल टू टोटल कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपए होना चाहिए। क्लियर है। ये जो है वो कंटिन्यूअस गुणा में है, इस वजह से ए को क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। ए को कॉमन ले लो, 1.10 के पावर 2 प्लस 1.10 के पावर 1 प्लस 1।
3.31। आप हर साल जो वो 1,51,057 रुपये जमा करवाओगे ना, तो तीसरे साल के अंत में टोटल पैसा आपका कितना बन जाएगा? 5 लाख रुपए बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात भाई? तीनों साल में 1,51, 1,51, 1,51, 4,53 के लगभग तो आपने पैसा जमा करवाया, वो प्रिंसिपल और बाकी का जो वो ब्याज मिलके टोटल पैसा ये बन जाएगा। आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हो कि भाई पहले साल के अंत में जो वो 1,51,057 रुपये जो आप जमा करवाओगे उसमें 2 साल का ब्याज मिलेगा इंटू 1.1 इंटू 1.1। दूसरे साल के अंत में 1,51,057 जमा करवाओगे उसमें 1 साल का ब्याज मिलेगा। और तीसरे साल के अंत वाला पैसा तो उसी दिन जमा करवाओगे जिस दिन आपको चाहिए, 0,57 इंटू 1। तो ये टोटल जो है वो आपका करोगे तो 5 लाख आएगा। क्लियर है? अब जो है इसी क्वेश्चन का ये वाला पार्ट कीजिए। ये वाला कौन सा? कि अगर आप अमाउंट जो है वो हर साल के शुरुआत में जमा करवाओ तो कितना अमाउंट जो वो आपको जमा करवाना पड़ेगा ताकि तीसरे साल के अंत में जो पैसा आपका 5 लाख हो जाए। पहला क्वेश्चन, इसको करने से पहले यहाँ जो अमाउंट आएगा दूसरे वाले केस के अंदर जो अमाउंट आएगा, क्या वो पहले वाले से ज्यादा आएगा या कम आएगा? इस सेकंड के अंदर जो भी आपका आंसर आएगा वो फर्स्ट वाले से जो वो ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। सही है। अब जो है वो कैलकुलेट करो कि कितना कितना जो वो पैसा जमा करवाना पड़ेगा ताकि आपका 137,324 एक आंसर आया भाई। बाकी का बोलो, बाकी के आपके क्या क्या आ रहे हैं? 137,324। देखो याद तो कई चीजें जो करनी ही पड़ेगी, समझने से ये हो जाता है कि वो चीजें जो याद करने में आसानी हो जाती है। बाकी कोई अगर ये कहे ना कि भाई आज के टाइम के अंदर जो है वो रणछोड़ जैसा बनने की कोशिश करें, तो वैसों से जो है वो एग्जाम क्लियर, अपने यहाँ के जो एग्जाम जो है वो क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती, कुछ चीजें जो समझनी भी पड़ती। बस ये है कि समझने से आपके याद करने में आसानी हो जाती है। क्लियर है? ये चीजें जैसे आपने समझ ली तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये वाला कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। नहीं तो ये सारे फॉर्मूले जो आपको याद करने पड़े। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ लोगे तो बाकी के आपके जो आगे के टॉपिक है उसके अंदर ये चीजें आएगी कि भाई वहाँ फॉर्मूले जो बनेंगे वो अल्टीमेटली एफएम जो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड है। तो वहाँ जो फॉर्मूले बनेंगे वहाँ आपको ये चीजें पता रहेगी कि भाई हाँ ये इस वजह से बना है। इक्विटी का जो है परसेंट वैल्यू का फॉर्मूला परपेचुटी के हिसाब से बना है, डेब्ट का इस तरीके से बना, आईआरआर जो है वो किस तरीके से है, एनपीवी जो है वो किस तरीके से, वगैरह वगैरह सारा कुछ। क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना ये कुछ भी नहीं है, ये का ये सेम एज इट इज एनपीवी के अंदर पढ़ने वाले हैं।
समझ पा रहे हो बात भाई? नेट प्रेजेंट वैल्यू जब कैपिटल बजटिंग पढ़ेगा ना, तो उसमें कुछ भी नहीं, यही चीजें पढ़नी है। अगर ये आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर एनपीवी और आईआरआर के अंदर बहुत कम जो टाइम लगेगा, या पे बैक पीरियड हो गया, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हो गया, जो भी आपके मेथड होंगे आगे। 137 324 क्या इससे सारे समर्थन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ एग्जाम जो है वो चतुर ही पास करेगा। देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है आपको, क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से समझना है। अब जो है वो हम अमाउंट कब कब जमा करवाने वाले, 3 साल के, तीनों साल के शुरुआत में। मतलब कि एक तो कब करवाएंगे, आज ही करवाएंगे, पहले साल के शुरुआत में, मतलब आज की डेट में 0, एक दूसरे साल के शुरुआत में कह दो, या पहले साल के अंत में, मतलब कि दूसरे साल की 1 जनवरी को करो, या पहले साल की 31 दिसंबर को करो, मतलब कि उसको वन के जब कहा जाएगा तो पहले साल के अंत में कह दो या दूसरे साल के शुरुआत में कह दो। और एक इंस्टॉलमेंट जो जमा करवाएगी वो कब करवाई जाएगी, तीसरे साल के शुरुआत में। तीसरे साल के शुरुआत में कह दो, या उसे दूसरे साल के अंत में कह दो। क्लियर है? कितना कितना करवाया जाएगा पता नहीं, हमें अमाउंट पता करना है। आज जो जमा करवाओगे उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 3 साल ब्याज मिलेगा, पहले साल का भी मिलेगा, दूसरे साल का भी मिलेगा, और तीसरे साल का भी मिलेगा। इसमें कितना मिलेगा, पहले साल का भी मिलेगा और दूसरे साल का मिलेगा, और तीसरे साल की शुरुआत में जो करवाओगे उसमें कितने का ब्याज मिलेगा, सिर्फ 1 साल का मिलेगा, 1.1। तो ये जो है अब आप इसका करोगे टोटल तो कैसा हो जाएगा, ये कॉमन ले लो, 1.1 इंटू 1.21, और इसका आएगा शायद 1.331। 1.331 प्लस 1.21 प्लस 3.641। ए इंटू 3.641 इज इक्वल टू 5 लाख। तो ये 5 लाख के भाग में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 3.641, 137,324, 3.61। बिल्कुल भाई, समझ पा रहे हो बात यहाँ तक की? क्या यहाँ तक की बात समझ पा रहे हो ना आप? एक प्रोजेक्ट है और उसमें है 5 लाख रुपए लगाने, और प्रोजेक्ट बदले में हर साल जो आपको
2-2 लाख रुपए देगा 3 साल तक, हर साल के अंत में जो आपको 2-2 लाख रुपए देगा। अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं? भाई कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं बता दिया, ये कैसे कैलकुलेट? और चलो इसको आगे और बढ़ाते हैं। अगर करते हैं तो कितने का फायदा या नुकसान होगा? करना चाहिए। अंत में लेके जाएंगे तो बन जाएंगे 5 47, और बिगनिंग में लेके जाएंगे तो 47,000 का प्रॉफिट। भाई क्वेश्चन जो है वो एक बार आराम से देख लो, क्या कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें आज 5 लाख रुपए लगाने हैं। उस प्रोजेक्ट से 3 साल तक हर साल के अंत में हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 10% है तो हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करते हैं तो कितने का फायदा या नुकसान होगा? सही होना ही चाहिए, नहीं तो मार खाओगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है हो सकता है गलत भी हो, इसलिए एक बार वापस चेक कर लीजिएगा। गुनहगार कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर को चलाने वाले हाथ होते हैं। भाई देखो, देखते हैं अभी। गलत तो हुआ तो फिर पिटोगे, नहीं तो सही हो गया तो बच जाओगे। देखो भाई, प्रोजेक्ट है, अरे प्रोजेक्ट है, उसमें 5 लाख रुपए लगाने हैं। 5 लाख लगाने कब है? आज। समझ पा रहे हो बात? प्रोजेक्ट में 5 लाख कब लगाने? आज।
फिर उसके बदले में क्या मिलेगा, पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के अंत में 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। तो पहले साल के अंत में कितने गए, 5 लाख गए। पहले साल के अंत में 2 लाख रुपए मिलेंगे, दूसरे साल के अंत में 2 लाख मिलेंगे, तीसरे साल के अंत में 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये जो 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसमें से कुछ पैसा तो ब्याज के लिए भी मिल रहा है, समझ पा रहे हो बात। तो प्रिंसिपल के लिए कितना मिल रहा है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय पहले साल के अंत में जो मिला उसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा हुआ तो 1.10। दूसरे साल के अंत में जो मिल रहा है उसमें 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2। 1.1 की पावर 3। 18182। टोटल बनता है इनका 5 लाख लगा रहे हो, 4,57,370 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है, -5 लाख, 2629 लॉस हो रहा है। एनपीवी कम आई है, समझ पा रहे हो बात भाई। आपने पहले प्रॉफिट बताया था ना, हाँ। ये 47,000 का प्रॉफिट भाई, 47,000 का प्रॉफिट कहाँ से लेके आए भाई, समझ आ रही बात, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन जो है वो आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसा स्पेसिफिक नहीं हो सकता है, अपन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यही पूछा जाए। क्वेश्चन जैसा पूछेगा उसके हिसाब से अपने को क्या करना होगा, उसको समझना होगा। उसको समझना होगा और फिर जो वो आंसर करना होगा, समझ आ रही बात, क्लियर है। तो इस ऐसे जो है और क्वेश्चन जो है वो टाइप करने की, अरे भाई टाइप करने की जल्दी मत रखो, क्लियर है यहाँ तक का। देखो भाई मस्ती से देखो, जब तक अपनी क्लास चलती है ना, इस क्लास के अंदर सिर्फ समझने का जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव है। मस्ती से करो, गलत करो, सही करो, जैसा करो सब कुछ करो। फिर जो है वो अल्टीमेटली उसके बाद में जब रिवीजन की बात आएगी ना, तो रिवीजन नोट्स जो वो अपने सब्जेक्ट वाइज जो वो अपने अपलोड हो ही रहे हैं, और उसके बाद में ये जो रिवीजन है इसको जो हम उतना, ये जितनी क्लास जो है उससे ज़्यादा शिद्दत से हम ये रिवीजन और ये आपके जो वो समरी नोट्स और ये करवाएंगे, समरी नोट्स जो है वो करवाएंगे। तो अभी जो मस्ती से समझो, जो भी चीज़ें हैं वो हो गलत हो सही हो होता रहता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है कि गलत हो गया सही हो गया, ये तो बहुत छोटी बात है। गलत उसी का होता है भाई जब जो करता है उसी का गलत होगा या सही होगा, समझ आ रही बात। तो जितना हो सके अपना बेहतर दो, आराम से मस्त जो है वो बढ़िया से जो है वो आंसर करो, गलत होगा सही होगा जो भी होगा देखा जाएगा भाई, गलत होगा तभी तो अपन जो वो सही करेंगे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। देखो न ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आएगा तो इसके क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर या क्वेश्चन देगा।
ये है, ऐसा है कि ये करने से आपको पता रहेगा कि भाई ये कैसे होता है, ताकि जब एनपीवी का, अगर मैं जैसे आईआरआर का मैं बोलूंगा कि री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन है उसकी, तो वहां आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन क्यों है। आपको पता होगा कि इस तरीके से रेट जो है वो अपने आप से उसमें क्या मानता है कि वो पैसा जो बढ़ रहा है। क्लियर है। तो वहां जो वर्ड जो आपको बोले जाएंगे उनके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस वजह से यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, सारे सारी चीजें जो वो एक बार हाथ से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि फिर जो वो अपनी थ्योरी फिर पूरी एफएम करने में इसके बाद में 10 से 12 दिन से ज्यादा आपके पूरी एफएम के अंदर नहीं लगेंगे। एक जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपका वर्किंग कैपिटल जो है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें पेबल डेटर वगैरह सारे कुछ है। बाकी जो है बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ये टाइम वैल्यू खत्म करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ बातें करनी होगी कि भाई इसमें क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। क्लियर। तो हमने देखो एन्युटी की बात की, अब इस एन्युटी को हम समराइज करते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। हम्म। देखो एन्युटी में कैसे करना है, एन्युटी में कौन कौन सी चीजें, दो तरीके की एन्युटी हो सकती है। एन्युटी एट बिगनिंग, एन्युटी एट एंड। इनके अंदर भी दो चीजें पूछी जा सकती है कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें। बस इसका मतलब क्या, एन्युटी एट बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कब है। फर्स्ट पीरियड के शुरुआत में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट फर्स्ट पीरियड के अंत में। क्लियर है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट पीरियड के शुरुआत में और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट पीरियड के अंत में, ये जो है वो इस तरीके से होगा। अब समझिएगा, यहाँ पर जो है दो चीजें पूछी जा सकती है, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है। एन्युटी एट बिगनिंग इसका मतलब क्या, जस्ट 3 इंस्टॉलमेंट मानते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट मानते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट मान के चलें, तो पहले इंस्टॉलमेंट कब जमा होगी, आज ही होगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब जमा होगी, फर्स्ट ईयर के एंड में या सेकंड ईयर के शुरुआत में। तीसरी लास्ट जो वो कब होगी, सेकंड ईयर के एंड में या थर्ड ईयर के बिगनिंग में। इस तरीके से 3 इंस्टॉलमेंट जमा होगी। यहीं पर अगर एन्युटी एट एंड है तो उस केस के अंदर क्या होगा, 1 2 और, समझ पा रहे हो बात। क्लियर है। अब इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो हम पहले पहले इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देखते हैं, और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे जो पहले है वो सबसे अंत वाली लास्ट वाले जो इंस्टॉलमेंट है उसके बारे में सोचते हैं। एन्युटी एट बिगनिंग है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके इंस्टॉलमेंट है उसमें कुछ ब्याज जुड़ा हुआ है क्या, इस पहले इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ भी ब्याज जुड़ा हुआ है क्या। ये जो आज जमा करवा रहे हैं, पहले ही दिन आज ही जमा करवा रहे हैं, तो क्या इसमें कोई भी ब्याज जुड़ा हुआ है क्या, यस या नो, नो। तो सीधी सी बात है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाय 1 करेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो कि पहले साल के अंत में करवाएंगे, तो इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 1 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाय 1 + r⁻⁴ तीसरी इंस्टॉलमेंट दूसरे साल के अंत में करवाएंगे, तो उसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा होगा, ए डिवाइडेड बाय 1 + r⁻²। और ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे, ए डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n−1। 3 इंस्टॉलमेंट थी तो 2 तक जाएंगे, 5 इंस्टॉलमेंट होती तो कब कब जमा होती,
तीसरे साल के अंत में और चौथे साल के अंत में कहाँ तक जाते? 4 तक जाते। 4 इंस्टॉलमेंट होती तो 3 तक जाते, 7 इंस्टॉलमेंट होती तो 6 तक जाते। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? कोई इसमें कोई डाउट नहीं। यहीं पर अगर एन्युटी एट एंड है, एन्युटी एट एंड है, प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? पहले इंस्टॉलमेंट के बारे में सोचोगे। किसके बारे में? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में सोचोगे। क्लियर है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में सोचेंगे तो देखो, पहले इंस्टॉलमेंट पहले साल के अंत में जमा करवाइए, पहले साल के अंत में जमा करवाइए। क्या ब्याज जुड़ा हुआ है? क्या बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कितना? 1 साल का। तो क्या करेंगे? a डिवाइडेड बाय 1+r⁻1। दूसरे इंस्टॉलमेंट दूसरे साल के अंत में कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? 2 साल का। तो 1+r⁻2। 4 इंस्टॉलमेंट होती या 5 इंस्टॉलमेंट होती तो कहां तक जाते? 5 तक। 3 इंस्टॉलमेंट होती तो कहां तक जाते? 3 तक। तो a डिवाइडेड बाय 1+r⁻n। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। इसमें यहां तक जो है वो आपको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद में अगर ये वाला केस लें और इसमें फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू के केस में हमें क्या करना है? सबसे पहले सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में सोचना है। अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो कब कब जमा करवाएंगे? आज, दूसरे साल के शुरुआत में, तीसरे साल के शुरुआत में। ठीक है? तो टोटल पैसा यहाँ भी जो थर्ड ईयर के एंड में कितना बन रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट है तो वहां भी पूछा जाएगा थर्ड ईयर के एंड पे कितना मिलेगा। तो यहाँ जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो कब जमा करवाई गई है? दूसरे साल के अंत में। क्या उस पर कोई ब्याज मिलेगा? क्या क्या उस पर कोई ब्याज मिलेगा? क्या भाई आपने एक इंस्टॉलमेंट आज जमा करवा दी, एक पहले साल के अंत में करवाई, एक दूसरे साल के अंत में करवाई। टोटल 3 साल बाद आपसे पूछा जा रहा है कि पैसा कितना बनेगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट है, तीसरे इंस्टॉलमेंट तीसरे साल की शुरुआत में करवाई गई है तो क्या ब्याज मिलेगा? क्या बिल्कुल मिलेगा। और कितना मिलेगा? 1 साल का मिलेगा, क्योंकि दूसरे साल के अंत कर दो या तीसरे साल की शुरुआत में। तो तीसरे साल पूरे साल जो पैसा रहा है तो उसमें 1+r⁻1 का ब्याज मिलेगा। उससे पहले वाली पे यहाँ पर पहले साल के अंत में करवाया दूसरे साल का और तीसरे साल का, तो 1+r⁻2। क्लियर? और जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो कब जमा करवाई गई है? आज ही जमा करवाई गई है। तो उस पर कितने का ब्याज मिलेगा? 3 साल का है तो 3 साल का ब्याज मिल जाएगा। तो a × 1+r⁻, जो है वो n हो जाए। क्लियर है? समझ आ रही बात? और यहाँ अगर बात करें फ्यूचर वैल्यू की, तो पहली किस्त पहले साल के अंत में, दूसरी किस्त दूसरे साल के अंत में, तीसरी किस्त तीसरे साल के अंत में। बताइए तीसरे साल के अंत में कितना ब्याज हो जाएगा? तो तीसरे इंस्टॉलमेंट, क्योंकि तीसरे साल के अंत में ही जमा करवाई और तीसरे साल के अंत में ही पूछा जा रहा है कि कितना पैसा बनेगा, तो तीसरी जो इंस्टॉलमेंट जो कि तीसरे साल के अंत में जमा करवाई, क्या उस पर कोई ब्याज मिलेगा? क्या भाई तीसरा साल जब पूरा होगा तो हम जाके उसको कहेंगे कि ये लो पैसा पकड़ो, अब बताओ इस पे कितना ब्याज मिलेगा? वो कहेगा कि चांटा मिलेगा, कोई ब्याज नहीं मिलता इस पे, एक दिन में मतलब अभी जमा करवाए हाथों हाथ के इस तरीके का ब्याज मिलेगा। तो a × 1। उससे पहले वाली केस दूसरे साल के अंत में करवाई, उस पर 1 साल का ब्याज मिलेगा। तो a × 1+r⁻1। और ऐसा करते करते अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो पहले साल के अंत में जो जमा करवाए उसमें 2 साल का ब्याज मिलेगा। तो जो भी होगा, जितने की होगी उतने में से a × 1+r⁻n -1। क्लियर है? ये चारों लिख दीजिए।
हाँ, दिया था। हाँ, वो एक्चुअल में यूजीसी जो है वो मानती है कि जो सीए है वो पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर है, और आरपीएससी नहीं मानती है। नहीं मानती तो नहीं मानती, क्या कर सकते हैं। यार कोई नहीं, इस बार जो है उसका बदला लेंगे। इस बार अपने स्टूडेंट जो उधर भेजेंगे सारे हैं। भाई आपके जो बैच है इस बार, ये हमारे पर्सनल ईगो पे है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो बिजनेस है वो बिजनेस है। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। उस हिसाब से कुछ बैच जो चलाने पड़ते हैं, जिसके अंदर जो वो पैसा मिलता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये वाला पर्सनल बैच जो है वो, इसमें हमें कौरव नहीं चाहिए, 100 कौरव नहीं चाहिए, 5 पांडव ही चाहिए। तो इसमें हम खुद जो है वो पूरा जो कोशिश करेंगे। ये आप जो है वो इस बार हमारे एक तरीके से जो ब्रांड एम्बेसडर बने आप जो है, इस वजह से पूरी जो मेहनत कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स वगैरह जो है वो सारा कुछ एक्स्ट्रा करने का कारण यही है कि भाई आप जो है आपका सिलेक्शन हो इस बार। उसके लिए हम हमारा जो है 100% देंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, मतलब कि ये जो नोट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, ये नोट्स अब नहीं करें शेयर किसी और के साथ। आप अपने पास ही रखें। क्योंकि भाई अल्टीमेटली टीचर का काम क्या है कि भाई स्टूडेंट के जो काम को सॉर्ट करें। भाई आप जो है वो, अगर हम ये नहीं बना के देंगे तो आपको ये बनाना पड़ेगा, और आप ये बनाओगे तो उस केस के अंदर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर कोर्स छोटा होता तो हम बिल्कुल कहते हैं कि भाई नोट्स जो वो आप अपने हाथों से बनाओ। लेकिन इसमें जो वो आपको कंटेंट ढूंढना कहाँ कहाँ से, वो सारी चीज़ें, उसमें आपका टाइम जो नहीं जाए, वो हम टाइम लगा रहे हैं ताकि आपको जो वो इस पे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़े। तो ये सारे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आप अपने लिए है, ये आपके लिए एक्सक्लूसिव है। तो इनको जितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, उतना आपको फायदा होगा। क्लियर है? ठीक है। और वैसे ऐसा है कि इसमें जो है वो, अगर कोई ढंग का हो ना स्टूडेंट, तो लगता है कि हो, तो उसी के साथ शेयर कीजिएगा, बाकी नहीं चाहिए। ये जो पर्सनली इस बैच से हमें अगर अर्निंग वाला पर्पज है ही नहीं। रीजन ये है कि इसमें जो फीस हम कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे थोड़े बहुत और स्टूडेंट हो जाएंगे फिर और फीस बढ़ा देंगे ताकि जो क्लोज हो जाए। हमें जो वो इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें जितने हो वो परफेक्ट हो। अब इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी, हम कुछ कर नहीं सकते कि भाई जिन्होंने कोर्स लिया, और ऐसे काफ़ी सारे हैं जो कोर्स लिया लेकिन वो क्लासेज नहीं देखते हैं, तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जो कंटिन्यू क्लासेज देख रहे हैं उनसे हम 100% करेंगे कि भाई उनका सिलेक्शन हो। ये हो गया, रिवीजन हो गया, समरी नोट्स हो गया, वो सारा सारा कुछ जो हम करें। तो वो ना पेपर थर्ड भी जो साथ ही साथ अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। तो ये जो है वो इस बैच के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो, अब जैसे इसमें मुझे पता है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये पर्टिकुलर इस पॉइंट से क्वेश्चन जो वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये करने से आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा। अब ये जो यूं देखे तो अगर कोर्स कंप्लीट करवाना हो तो मुझे ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए ताकि जल्दी खत्म हो। लेकिन ये चीज़ें मुझे पता है कि भाई जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। स्टेट्स के अंदर जैसे क्वेश्चन आए पिछली बार, जो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो आप ये कर सके कि भाई उसमें किसी ने फॉर्मूला रट के गया और पास हो गया। नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड था कि भाई मोड जो किस स्थिति में लगेगा, मीन किस में लगेगा, कोरिलेशन कब लगेगा, रिग्रेशन कब लगेगा। तो यहाँ जो है ये वाला जो आपके लिए एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट और बेसिक जो बहुत मजबूत होने जरूरी है कि भाई ये ऐसी चीजें क्यों हो रही है। अब ये कुछ भी नहीं है एनपीवी के अंदर, ये मुझे एनपीवी में बताना चाहिए था, लेकिन एनपीवी में बताने के लिए सिर्फ
वो चीज रहेगी कि भाई हाँ इसमें एनपीवी का कॉन्सेप्ट ये है, बाकी ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है। क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात समझ आई? ठीक है, इसके क्वेश्चन भी जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद में जो कुछ तरीके की रेटें होती है जिनके बारे में बात करेंगे, भाई थर्ड पेपर जो है ना वो आप बिल्कुल अच्छे से करते रहिएगा। तीन बैंक है, तीनों बैंकों ने अपने जो है बाहर बोर्ड लगा रखे हैं। पहले ने लिखा कि 12% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली, या इसको कर दो दूसरे ने कहा 12.1% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, और 12.2% कंपाउंडिंग एनुअली। आपके पास कुछ बैंक है और उन बैंक में से आप कुछ पैसा पड़ा है, तीन बैंक है, तीनों बैंकों के पास गए, पहली बैंक से पूछा कि रेट क्या, उन्होंने कहा 12% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली है, दूसरे ने कहा 12.1% कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तीसरे ने कहा कि 12.5%, ये पर एनम लिख दीजिएगा ना, पर एनम तो लिखना ही भूले, पर एनम है और कंपाउंडिंग एनुअली है। आप जो है वो कौन सी वाली बैंक में पैसा जमा करवा के आएंगे? बैंक ए के अंदर, बैंक ए के अंदर तो देखो, बैंक ए के अंदर जो कैसे 12% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली, कंपाउंडिंग मंथली मतलब कि जैसे ही एक महीना कंप्लीट होता है उस टाइम तक का ब्याज जो वो मिल जाता है प्रिंसिपल में, और नेक्स्ट मंथ में उस पर भी ब्याज मिलता है। तो 12% साल की रेट है, तो हर महीने की रेट क्या हो जाएगी 1%। तो कंपाउंडिंग मंथली हो तो पूरे साल में जो वो रेट पूरे साल की है, तो रेट क्या हो जाएगी 12 की जगह क्या हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 12 मंथ, मतलब कि हर महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इफेक्टिव रेट कितनी आएगी 1.01, वन प्लस रेट 1.01 के पावर कितना 12 - 1, कि भाई 1.01 जैसे 100 रुपये आप जमा करवाओगे, 100 रुपये आप जमा करवाओगे तो पहले महीने का ब्याज कितना मिलेगा 1.01, दूसरे का कितना मिलेगा 1.01, तीसरे का 1.01। समझ पा रहे हो बात? 1.01, तो पहले साल का पहले महीने का ब्याज मिला के कितना हो जाएगा 101, दूसरे महीने में क्या होगा इस पूरे 101 पे 1.01 से गुणा होगा, उस पे ब्याज मिलेगा, और फिर तीसरे जो साल होगा उसमें क्या होगा ये 1.011 से मिला के कितना पैसा वो उतने पे मिलेगा। तो इस वजह से हम ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कंपाउंडिंग अगर अलग अलग हो तो हम इफेक्टिव रेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे 1.01, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये बनती है आपकी 1.1268 -1, तो ये हो जाएगी 0.1268, या फिर आप इसे लिख सकते हो 12.68%।
क्लियर है? यहाँ कैसे कैलकुलेट करोगे रेट? 12% पूरे साल की है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, क्वार्टरली मतलब कि कितना हो गया, 4 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े मतलब कि 12 में से 4 गए तो 3 बार कंपाउंडिंग हो गई, 3% रेट हो गई, 12 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना हो जाएगा 1.03 और इसकी कंपाउंडिंग हो गई 4 बार और -1 सॉरी 12.1 है, 12.1 डिवाइडेड बाय 4 कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो रेट कितनी हो गई 12.1 डिवाइडेड बाय 4 तो रेट जो है वो क्या कर दोगे 4 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा 3.025 तो क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट होती है 1+R डिवाइडेड बाय एक्चुअल में इसको n लिखा जाता है कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग कितनी हो रही है, कंपाउंडिंग जो कितनी हो रही है 4 हो रही है तो यहाँ पर जो रेट क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय n कितनी कंपाउंडिंग होती है और -1 इस तरीके से। तो देखो 1+12.1 ठीक है, ये परसेंटेज का साइन रखते हैं अभी तो, डिवाइडेड बाय n कंपाउंडिंग कितनी बार होगी एक साल के अंदर 4 बार होगी, की पावर कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है 4 बार हो रही है -1 तो ये कितना हो जाएगा 1+3.025% की पावर 4 - 1 और ये परसेंटेज हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड में 100 करना पड़ेगा तो 1.1+3.025 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, परसेंटेज का साइन जब भी हटाना होगा तो आपको डिवाइड में ये करना पड़ेगा तो ये हो गया आपका 3.025 डिवाइडेड बाय 100 1.03025 की पावर 4 - 1 तो 1.03025 1.03025 12.66 12.66% आएगा और वो जो है वो तो इफेक्टिवली आपकी सालाना ही रेट दे रखी है, कंपाउंडिंग जो वो एनुअली है तो 12.2 तो अल्टीमेटली आपको ऑप्शन 1 जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस हिसाब से इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लिख दीजिए। इफेक्टिव रेट जो है वो क्या हो जाएगी 1+R डिवाइडेड बाय n की पावर n-1 n जो है वो क्या है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। क्लियर है भाई? इसके अलावा एक तो हो गई इफेक्टिव रेट, एक जो रेट होती है उसे हम कहते हैं नॉमिनल रेट, एक होती है रियल रेट। नॉमिनल रेट वो रेट जो इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करती है। रियल रेट क्या है वो रेट जो इन्फ्लेशन को छोड़ के है। भाई देखिएगा समझिएगा, जैसे कि रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो है 10%, इन्फ्लेशन जो है वो 5%, तो नॉमिनल रेट क्या होगी? देखो कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे कि भाई मेरे पास 100 रुपये हैं, वो 100 रुपये जो है उसके ऊपर मैंने
10% ब्याज लिया। क्यों लिया ब्याज? रिस्क थी मेरी, ठीक है, मेरा कंजम्पशन जो वो प्रेफर हुआ, ये सारी चीजें जो वो हुई, उस वजह से मैंने क्या किया, आपसे 10% लिया। इसे कहते हैं अपन भाई अल्टीमेटली मेरी जो इस इन्फ्लेशन के अलावा बाकी जो भी फैक्टर है उनके लिए मैंने जो भी पैसा चार्ज किया वो क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट। कि भाई मैं जैसे आइसक्रीम खरीदने जा रहा था या बैट खरीदने जा रहा था, उसका कंजम्पशन अब मुझे डेफर करना पड़ेगा, अब जो है वो मैं 1 साल बाद खरीद पाऊंगा, तो उसके लिए आपसे कुछ पैसा लेता हूँ 10%, ठीक है। लेकिन बाजार के अंदर तो आगे वाले साल में भाव भी बढ़ जाएंगे। मान लीजिए भाव में 5% की इंक्रीज हुई है, तो टोटल क्या मैं आपसे 10% ही लूंगा क्या? नहीं, 10% तो मेरे दूसरे फैक्टर के लिए इन्फ्लेशन के अलावा और इन्फ्लेशन के 5% के लिए लूंगा। तो टोटल आपसे जो चार्ज किया जाएगा वो कितना चार्ज किया जाएगा? तो क्या 10% करेंगे क्या? नहीं, 10% और 5%। तो नॉमिनल रेट जो है वो क्या होगी? आप इसको कैसे कहते हैं? रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। लेकिन आप इसको सीधा इस तरीके से इन्फ्लेशन रेट, इनको रेट को जब भी जोड़ते हैं तो आप सीधा नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपको इसको जोड़ना कैसे होगा कि भाई ये 1.10, ये जो है आपकी रियल रेट, और 1.05। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो वो किस पे आएगा? पूरे जो 100 रुपए जो आपके 100 के 110 बन जाएंगे, उस पूरे 110 रुपए पे आएगा, क्योंकि पूरे पे महंगाई जो है वो बढ़ेगी। तो इस वजह से इसको क्या किया जाता है, 15% नहीं आएगा, फिर कितना आएगा ये 1.10 इंटू 1.05, 15.5, कितना आएगा? 15.5। समझिएगा, रेट जब भी होती है तो वो सीधी प्लस नहीं होती, उनको क्या करना होता है इस तरीके से, क्योंकि इनका क्या होगा, इफेक्ट कैसा आएगा? इनका इफेक्ट आएगा कंपाउंडेड इफेक्ट, चक्रवर्ती जो है वो इफेक्ट आएगा। इस वजह से इनको हमेशा इस तरीके से किया जाता है। क्लियर है? ये लिख दीजिए, एक तो रियल रेट और एक नॉमिनल रेट, और इसके अलावा एक जो है वो आप और लिख दीजिए फ्लैट रेट। ये आजकल चलता है फ्लैट रेट। अभी नया कॉन्सेप्ट है, बैंक वालों ने बेवकूफ़ बनाने का एक और तरीका निकाला है। सर जी आपको लोन दे रहे हैं बिल्कुल जो है वो फ्लैट रेट पे 8% पे, आपको लगेगा वाह यार 8% पे ब्याज, 8% पे पैसा मिल रहा है, मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्लैट रेट में होता है क्या? फ्लैट रेट के अंदर एक समस्या क्या होती है, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। सर कैसे, मतलब बताइए। देखो नॉर्मली जैसे अपन ने पहले टेबल बनाई थी, तो उसमें क्या कर रहे थे कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना, उसमें से जो है प्रिंसिपल कितना पे कर दिया, तो प्रिंसिपल कितना बाकी रहा, जितना प्रिंसिपल बाकी रहा उसके हिसाब से अपन क्या करते थे, नेक्स्ट वाले के अंदर जो है वो क्या करते थे, उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। लेकिन ये जो है ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट जो हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने क्या किया, 3 लाख का लोन लिया और आपने कहा कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपे करेंगे। और उन्होंने कहा कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो फ्लैट 10% है। सीधी जो है वो, सीधी जो है वो कितना है, 10% है। फ्लैट जो है वो 10% है। तो यहाँ क्या होगा, ये लिख दीजिएगा, 2 मिनट रुक जाइए ना। हाँ अभी बताते हैं, देखो रियल रेट है जैसे 10%, ठीक है, और इन्फ्लेशन है 5%। तो नॉमिनल रेट जो होती है वो क्या होती है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट देने के बाद में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आएगा तो भाई जैसे 100 रुपए आपके हैं, ठीक है, 100 रुपए 1 साल बाद आपके 110 रुपए हो गए। महंगाई जो 5% बढ़ेगी वो
इस 100 के प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ेगी, इस 110 के प्रोपोर्शनेट बढ़ेगी। इस 110 पे क्या होगी, 5% आपकी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई तो उस वक्त के हिसाब से देखेंगे, तो महंगाई जो वो उस प्रोपोर्शनेट में इसके हिसाब से देखी जाएगी। भाई इस 110 पे 5%, तो 110 पे 5% जो कितना हो जाएगा आपका, 110 प्लस 5% कितना हो जाएगा आपका, 115.5। ठीक है। रेट के हिसाब से देखते हैं तो सीधा कैसे देखते हैं कि भाई रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट, लेकिन रेट जो वो सीधी जुड़ती नहीं है, अपन उसको कैसे करना होता है, 1 प्लस जो भी रियल रेट है गुणा 1 प्लस नॉमिनल रेट जो भी, सॉरी इन्फ्लेशन रेट है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, नॉमिनल रेट। तो हम बोलते हैं कि भाई ये जो है वो नॉमिनल रेट क्या है, रियल रेट और इन्फ्लेशन रेट का टोटल है। समझ पा रहे बात, लेकिन एक्चुअल के अंदर 1.10 इंटू 1.05, 155। हाँ, इसमें से जो माइनस करेंगे वन, एक्चुअल में जो वन जो होता है वो तो वापस लेस होगा, क्योंकि ये तो वन जो है वो आपने किस वजह से लिखा है, 1 प्लस रेट के लिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1.155 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा ये आंसर 0.155, या फिर इसे 100 से गुणा कर दो, अगर परसेंटेज में लिखना है तो 15.5% लिख दो। 1.10 इंटू 1.05 माइनस 1, ये माइनस 1 क्यों किया है, क्योंकि देखो पहले अपन क्या करते हैं, रेट जब लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 1 प्लस रेट लिखते हैं। समझ पा रहे बात, क्योंकि एक मैथ्स का नॉर्मल नियम है कि भाई पॉइंटों के अंदर है, जैसे 1 से नीचे की वैल्यू है तो वो एक दूसरे से गुणा करके उसकी वैल्यू को बढ़ाती नहीं है, उसकी वैल्यू को कम करती है। तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए अपन शुरू में क्या करते हैं, ये 1 प्लस रेट करते हैं। क्लियर है, तो ये 1 अपन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं ताकि उनका एक्चुअल इफेक्ट आएगा। समझ आ रही बात, और बाद में जो है वो क्या करते हैं, अपन वापस 1 को हटा देते हैं। भाई अल्टीमेटली जैसे 0.10 इंटू 0.05 करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 0.10 इंटू 0.05, ये जो वैल्यू को क्या करेगा और कम कर देगा, 0.005। तो जबकि हम तो है वो क्या करना चाहते हैं, रियल रेट और इन्फ्लेशन रेट का इफेक्ट देना चाहते हैं। तो अपन जब भी ये रेट जब भी लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 1 के आगे लिखते हैं, ताकि क्या हो, उससे उनका इफेक्ट आए, मतलब कि गुणा हो, नहीं तो फिर क्या होगा, ये होगा ही नहीं। तो इस वजह से हम जब भी रेट होती है तो पहले ये 1 जोड़ देते हैं, लास्ट में जब कैलकुलेशन पूरी होती है तो 1 को वापस हटा देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे देखो फ्लैट रेट वाले में क्या होगा, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। जैसे 3 लाख का लोन लिया, हमने कहा कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर हम पेमेंट कर देंगे, उन्होंने कहा कि फ्लैट रेट है 10%। तो यहाँ वो किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, देखो यहाँ आपको जो कैसे पे करना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो हमने कहा कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करें, उन्होंने कहा नहीं फ्लैट रेट में ऐसा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 3 लाख का लोन लिया है, ये 3 लाख जो वो प्रिंसिपल 3 लाख हर साल जो 1-1 लाख पे कर देना। हमने कहा ऐसे तो फिर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अलग आएगा, उन्होंने कहा आएगा ही नहीं। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट हर बार जो हम जितना शुरुआत में लोन लिया ना उस पूरे पे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 लाख पे 10% हर साल जो है वो कितना, 30,000 का ब्याज, ये 30,000 का ब्याज, और ये 30,000 का ब्याज। तो हर साल जो आप कितना पैसा देना है आपको, 1,30,000, 1,30,000 और 1,30,000। अब अगर कोई एक्चुअल में रेट कैलकुलेट करे तो फ्लैट रेट से जिस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, फ्लैट रेट का मतलब भी क्या है, ये एक नया कॉन्सेप्ट लाए कि भाई प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करे। अब एक्चुअल रेट जो है वो बहुत अलग है। एक्चुअल रेट तो क्या है, पहले साल के अंत में आपने क्या किया है, 1,30,000 दिए, दूसरे साल के अंत में 1,30,000 दिए, तीसरे साल के अंत में 1,30,000 दिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस r⁴ 1, r⁴ 2, 1 प्लस r⁴ 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये कितना लिया था लोन, 3 लाख का। अब यहाँ पर जो है वो कैसे होते हैं, तुक्के लगाने होते हैं, आईआरआर के अंदर जैसे होते हैं ना, ट्रायल एंड एरर से, जैसे कि 12% से चेक कर सकते हो 1.12 के।
14.5 लगभग जो वो रेट आएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट रेट जो वो, अब एक्चुअल रेट तो क्या है, अप्रोक्सीमेट जो वो 14.5 आएगी। ठीक है, लेकिन ये फ्लैट रेट में क्या करते हैं, इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है भाई? क्लियर है यहाँ तक में? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। वो मल्टीप्लीकेशन हो गया क्या आपका, 1.10 और 1.05? क्लियर है भाई? यहाँ तक के जो है वो क्वेश्चन देखिएगा, आईसीआई की जो बुक्स है उसके अंदर पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन जो वो देखिएगा, और कोई भी डाउट हो तो भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और मस्त बिंदास रह के पढ़िए। और कोई डाउट हो तो आप मस्ती से जो पूछ सकते हैं, उसमें जितना पूछोगे उतना जो आपका डाउट क्लियर ही होगा। क्लियर है? पूछ के जो भी क्वेश्चन में डाउट आए वो उसको भेज के फिर आप अपने काम पे लग जाइएगा, मतलब अपना नेक्स्ट जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो करते रहिएगा, जब भी समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। आईसीआई की बुक्स नहीं है, मैं अपलोड भी कर दूंगा। वैसे जो है वो आईसीआई की बुक्स जो डाउनलोड करने का तरीका सीख लो, क्योंकि आपके कोई भी चैप्टर के अंदर जो कुछ पढ़ने के लिए काम आएगा। गूगल पे जाओगे, गूगल पे लिखना है आपको आईसीआई बॉस नॉलेज पोर्टल। अगर आपको ये वाला चैप्टर देखना है तो उसके इसके अंदर तो देखिएगा, लिखिएगा आगे इसमें, इसके साथ लिखिएगा फाउंडेशन। क्लियर है? ये फाउंडेशन लिखो, लिख के करोगे ना तो पहले ही जो है वो लिंक आएगा, पहला ही जो लिंक आएगा उस लिंक पे जब आप ओपन करोगे तो उस केस के अंदर, या फिर मैं बता ही देता हूँ ना। ऐसे बॉस फाउंडेशन लिख दोगे, फाउंडेशन के मैथ्स के अंदर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑल के अंदर कर दो, ये पहले ही आएगा इसमें। ये बिजनेस मैथ्स के अंदर है, मैथमेटिक्स के अंदर जो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी दे रखा है। ये स्टडी मटेरियल, इसमें जो बुक आपको अगर स्टडी मटेरियल कोई सा भी ले लीजिए, अभी नया वाला लेटेस्ट वाला ही देख लीजिए। ये है हिंदी में देखना हो तो इसमें हिंदी में सबसे लास्ट में हिंदी मीडियम लिखा है, ये हिंदी मीडियम जो है वो ले लीजिए। और इसमें जो है वो आपका ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो पीडीएफ जो है वो खुल जाएगा। क्लियर है? वो डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ, और ये आप जो अपनी बुक के अंदर करके कर सकते हो। ठीक है? और बाकी के जो चैप्टर है आपको इसमें और भी देख सकते हो आप, जैसे ये इंटर के अंदर लिखोगे ना सीए, इंटर लिखोगे तो इंटर के अंदर जो भी है काफ़ी सारे टॉपिक जो वो मिल जाएंगे आपके यहीं पर। जो फाउंडेशन की जगह इंटर लिखोगे तो आईपीसीसी की बुक्स जो है वो मिल जाएगी आपको, ये इंटर की बुक्स मिल जाएगी। इसमें जो आपको जैसे अकाउंटिंग अगर आपको चाहिए तो अकाउंटिंग मिल जाएगी, कॉर्पोरेट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन वगैरह सारा का सारा, ये वही सेम प्रोसेस जैसे अकाउंटिंग। और इस अकाउंटिंग में स्टडी मटेरियल के अंदर जो वो आप जो अभी लेटेस्ट वाला जो भी है ये, और हिंदी में चाहिए तो इसके सबसे नीचे जाइएगा, ये हिंदी मीडियम लिखा हुआ है, इस हिंदी मीडियम से जो भी चैप्टर डाउनलोड करना है वो चैप्टर डाउनलोड कर दीजिए। प्रिपरेशन ऑफ जैसे बोनस शेयर और राइट शेयर ये किया तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई और कोई डाउट हो तो जो है भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, और इनके प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि फिर जो अपन अब एफएम जो वो आगे बढ़ेंगे इससे। क्लियर? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।